को शिक्षा का। आज परिस्थितियां बदल रही हैं और औद्योगिक विवाद कानून में संभवतः परिवर्तन होंगे, जिससे मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा कम होगी। दूसरे, उद्योगपति दो प्रकार के श्रमिक रखेंगे, एक तो स्थायी और दूसरे अस्थायी। स्थायी श्रमिक तो वो होंगे जिनके पास बहुत उच्च योग्यता है और जिनको हर हालत में कंपनी को लगातार बनाए रखना है, नौकरी पर रखना। और जो अस्थायी श्रमिक हैं, जब काम ज़्यादा होगा वो रखे जाएंगे और जब काम कम होगा उनको हटा दिया जाएगा। इसलिए मजदूरों को अगर अपनी आय सुरक्षा, अपनी आमदनी को सुरक्षित करना है तो उन्हें एक ही प्रकार की कुशलता को न रखते हुए बहुकुशल बनना होगा, मल्टी स्किल्ड बनना होगा। अगर वो बहुकुशल बन जाते हैं तो वो एक प्रकार की नौकरी छोड़कर दूसरी प्रकार की नौकरी में प्रवेश कर सकते हैं, तो उससे उनकी आय में कमी नहीं होगी। यह एक ज़रूरी चीज़ है जिसको कि मजदूरों को समझना है कि आज के समाज में हो सकता है कि उनको एक ही व्यवसाय में, एक ही कारखाने में लगातार काम न मिले, लेकिन एक कारखाने में एक काम आज कम है, डिमांड कम हो गई, वहाँ काम नहीं मिला, दूसरी जगह डिमांड है, वहाँ काम मिल जाएगा। तो इसलिए मजदूर शिफ्ट कर ले। तो मुख्य बात यह है कि उसको इनकम सिक्योरिटी, आय सुरक्षा की ओर ध्यान देना होगा, इसकी बजाय कि वो सामाजिक सुरक्षा की ओर ध्यान दे। सामाजिक सुरक्षा तो ऐसा प्रतीत होता है ये कम होती ही जाएगी और बहुत ही थोड़े लोगों को उपलब्ध होगी। यदि उसको स्थायी बनना है किसी कंपनी के लिए, किसी कारखाने के लिए, तो उसे इतनी उच्च, इतनी विशिष्ट योग्यता प्राप्त करनी होगी कि कारखाने का मालिक, कारखानेदार उसको हटाने की सोच ही ना सके। इस तरह से समाज में परिवर्तन हो रहा है और मजदूरों को अपने आप को नए समाज की परिस्थितियों में ढालना होगा ताकि उनको भी कष्ट कम हो और समाज को भी ये सोचना होगा कि वो किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के रोजगारों का विस्तार कर सकती है, ताकि अगर एक जगह पर मजदूरों को रोजगार नहीं मिलता है तो दूसरी जगह पर मजदूरों को रोजगार मिल सके और कुल रूप में मजदूरों को आय सुरक्षा, इनकम सिक्योरिटी जो है वो मिलती रहे। अगर ऐसा होता है तो उससे भी समाज में स्थिरता बढ़ेगी, असंतोष कम होगा। श्रम एक मानव है और मजदूर को एक इंसान के तरीके से ही ट्रीट किया जाना चाहिए, उसके साथ एक मानवीय व्यवहार होना चाहिए। इस बात को लेकर औद्योगिक विवाद कानून बना और मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा दी गई। बाद में यह अनुभव किया गया कि ये जो सामाजिक सुरक्षा दी गई है, इसका मजदूर पूरी तरह से सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इच्छा तो ये की गई थी कि इससे मजदूरों के अंदर काम करने के लिए तत्परता बढ़ेगी, क्योंकि अगर किसी को अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं, अच्छा वेतन दिया जाता है, तो ये सोचा गया कि काम करने की भी उसको अधिक प्रेरणा आएगी। लेकिन व्यवहार में ये बात सिद्ध नहीं हुई। वास्तव में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में ये बात और भी प्रबल रूप में उठकर आई। सार्वजनिक क्षेत्र में मजदूरी भी अधिक थी, प्रोविडेंट फंड भी मिलता था, पेंशन भी मिलती थी, लेकिन मजदूर अपने काम को बहुत दिलचस्पी से दिल लगाकर नहीं करते थे। इसलिए बहुत से सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने लाभ पर नहीं चल रहे थे, घाटे पर चल रहे थे, उनमें लागत अधिक थी। इसलिए यह सवाल पैदा हुआ
कि क्या ये सामाजिक सुरक्षा अगर अत्यधिक रूप में दी जाए तो ये समाज के विकास में रुकावट तो नहीं बन गई, क्योंकि कोई भी समाज अगर वो मजदूरों को अच्छा वेतन देना चाहता है तो उस समाज में अर्थव्यवस्था में उत्पादिता बढ़नी चाहिए, क्योंकि आखिर उत्पादिता में से ही तो मजदूरों को आप अधिक वेतन दे सकेंगे। इसलिए यह सवाल पैदा हुआ कि ये जो असीमित सामाजिक सुरक्षा मिल गई है, इस सामाजिक सुरक्षा को कुछ हद तक सीमित करना होगा। और इसलिए कारखानेदारों ने, मिल मालिकों ने यह सवाल उठाया कि हमें मजदूरों को रखने और निकालने का अधिकार देना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने कहा कि मजदूरी कानून में संशोधन होना चाहिए। और इस प्रकार से उनका ख्याल था कि थोड़ा भय पैदा करें ताकि मजदूरों में काम करने की इच्छा जो है वो बढ़े और देश में उत्पादिता का विकास हो। भारत में 1991 में आर्थिक सुधार चालू किए गए। इन आर्थिक सुधारों का मूल लक्ष्य निजीकरण, उदारीकरण और बाजारीकरण को बढ़ावा देना था। इस उद्देश्य को लेकर मिल मालिकों ने यह कहा कि कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसमें उत्पादिता नहीं बढ़े, और उत्पादिता बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि लागतें कम हों, क्योंकि उत्पादिता में से अगर लागत कम कर दें तो शेष प्रॉफिट रह जाता है या मिल मालिक का लाभ, और जितना लाभ अधिक होगा उतना ही वह अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित होगा। अब सवाल यह हुआ कि लागत कम करने के लिए क्या किया जाए। मिल मालिकों का कहना था कि उन्हें लागत कम करने के लिए श्रमिकों की मात्रा को बदलने का अधिकार देना चाहिए, यानी अगर अधिक कामकाज के मौसम में अधिक श्रमिकों की जरूरत है तो वो अधिक श्रमिक लगा सकें, और कम कामकाज के मौसम में अगर कम श्रमिकों की जरूरत है तो उनमें से कुछ को हटा सकें। आज अगर मुझे 1000 श्रमिक चाहिए तो मैं 1000 को नियुक्त कर लूं, और फिर अगर मांग गिर जाती है और मुझे 800 श्रमिकों की जरूरत है तो मैं 200 श्रमिकों को हटा सकूं। यह बात मिल मालिकों ने कही, और इसको उन्होंने नाम दिया लेबर फ्लेक्सिबिलिटी या श्रम लोचशीलता का। पहले भी यह बात उठी थी, तब इसको नाम दिया गया रैशनलाइजेशन ऑफ लेबर या श्रम का सुव्यवस्थीकरण। बात एक ही है, यानी कि किसी भी कारखानेदार को, किसी भी उत्पादक को अपनी आवश्यकता अनुसार श्रम को लगाने का अधिकार होना चाहिए। यह बात रखी गई, और यह उदारीकरण में या प्राइवेटाइजेशन में एक मूल मुद्दा बना कि क्या मिल मालिकों को यह स्वतंत्र अधिकार होगा कि वे जितने श्रमिक उनको आवश्यक हैं वो काम पर लगाएं, और जब उनको जरूरत नहीं है तो उनको काम से हटा दें। तो ये बात आज भी बल पकड़ी हुई है कि ये लेबर फ्लेक्सिबिलिटी या श्रम लोचशीलता की इजाजत होनी चाहिए। इस नई परिस्थिति ने समाज में एक विरोधाभास या पैराडॉक्स कायम कर दिया। ये विरोधाभास क्या था? यदि सरकार मजदूरों के साथ जाती है तो लागत बढ़ जाती है, और कारखानेदार, मिल मालिक, उत्पादक, उनको अधिक लाभ प्राप्त नहीं होता, तो इसका उत्पादन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। यदि सरकार मिल मालिकों, कारखानेदारों, उत्पादकों के साथ जाती है तो वो श्रम में लोचशीलता की इजाजत दे, ताकि श्रम की लागत जो है वो कम की जा सके। तो मजदूर नेताओं ने कहा इससे हमारे साथ अन्याय होगा, क्योंकि जब तो अधिक कामकाज का मौसम है तो हमारा ज्यादा प्रयोग किया गया, और जब थोड़ा काम हुआ तो हमें निकाल दिया गया।
ये हमारे साथ अन्याय है और उन्होंने कहा कि इस प्रकार हमारा आर्थिक शोषण होता है। तो ये विरोधाभास पैदा हुआ कि क्या हम श्रम लोचशीलता दें या ना दें। प्रश्न उठता है कि अगर श्रम लोचशीलता देते हैं तो क्या इससे समाज में मजदूरों का शोषण बढ़ेगा? नौकरी तो ऐसे मिल नहीं रही है, बहुत मुश्किल के बाद जो है नौकरी मिलती है यार, ठेकेदार से कांटेक्ट करने के बाद। फिर भी जो है ठेकेदार नौकरी देने के बाद जब काम होता है तो रखते हैं, उसके बाद में निकाल देते हैं। समाज की बदलती हुई परिस्थितियों में यह सवाल पैदा हुआ कि क्या श्रम लोचशीलता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हमें श्रम लोचशीलता देनी चाहिए, लेकिन यह बात सिद्धांत रूप में स्वीकार की गई। जब ऐसा हुआ तो इसका स्वाभाविक परिणाम यह था कि औद्योगिक विवाद कानून के अंदर संशोधन किया जाए। जैसे ही ये संशोधन की बात फैली, मजदूर नेताओं को ये लगा कि सरकार मिल मालिकों को, कारखानेदारों को, उत्पादकों को ये बेरोक टोक हक दे रही है कि वो जब चाहें मजदूरों को रखें और जब चाहें निकाल दें। उनको ऐसा लगा कि ऐसा करने से सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है और उनके साथ मिल मालिक जो व्यवहार करेंगे वो सामाजिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं होगा। ऐसा ही बिरला मिल में नौकरी करते थे हम, यहाँ से मतलब शिफ्ट करके वो हिमाचल प्रदेश ले गए जी हमारे को। हम वहाँ पे गए, हमारे को वहाँ रहने की भी परेशानी है, सारी परेशानी है। फिर हमारा गुजारा नहीं है, बच्चे हमारे यहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं यहाँ जी। वहाँ से छुट्टी लेके आते हैं, छुट्टी नहीं देते हैं जी हमें वो। यहाँ से हम लेट हो जाते हैं 1-2 दिन में, फिर वो काम पे नहीं रखते हैं, परेशान करते हैं, रखते हैं, उसके बाद फिर निकाल देते हैं काम पे। कहते हैं हमारे पास तुम्हारे लिए काम ही नहीं है। डिपार्टमेंट हमारा दूसरा, मैं इलेक्ट्रिकल में काम करता हूँ जी, दूसरे डिपार्टमेंट का काम बताते हैं वहाँ काम करो, काम मैंने कभी किया ही नहीं, कैसे करूँगा जी उसको मैं। निर्माण क्षेत्र में मजदूरों की भर्ती पहले बहुत आसान तरीके से कर ली जाती थी। ऐसा करने से जब तकनीक बदलती गई और जटिल होती गई, वे मजदूर उस काम को करने के योग्य नहीं रहे। परिणाम यह हुआ कि मिल मालिकों ने, कारखानेदारों ने उन मजदूरों को हटाना शुरू किया और ये समझने लगे कि इनकी भर्ती हमने गलत तरीके से की है और अगर इनको हटाया नहीं जाता तो वो नई तकनीक का प्रयोग नहीं कर सकते। इससे मजदूरों की नई भर्ती कम हो गई और वर्तमान मजदूर जो थे उनको हटाया जाने लगा। इससे मजदूरों को बहुत धक्का लगा और उन्होंने एक सबक सीखा कि अगर उन्होंने उद्योग में जीवित रहना है और नौकरी करनी है तो उनको अपनी कुशलता को बढ़ाना होगा, अपने अंदर नई तकनीक के इस्तेमाल की योग्यता पैदा करनी होगी, अपनी कुशलता को उन्नत करना होगा। और अब यही लेसन जो है, जब तक वो नहीं सीखते तब तक वो अपनी आजीविका को स्थिर रूप में कमाने के योग्य नहीं बन सकते। इसलिए मजदूर भी आज ये समझने लगे हैं कि अगर उन्हें औद्योगिक जगत में रहना है तो उनको कंप्यूटर भी सीखने पड़ेंगे, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी आनी चाहिए, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भी समझनी पड़ेगी। और जब तक वो ये नहीं समझेंगे तब तक वो आज उत्पादन के लिए उपयोगी नहीं रह सकते हैं। ये एक बड़ी वास्तविकता है जिसकी पहचान अब मजदूर करने लगे हैं और मजदूर संघ भी धीरे धीरे इसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। अब एक तो पहली बात तो यह है कि जो बदलाव आ रहे हैं इनमें मुझको लगता है 2-3 तरह के मुख्य बदलाव हैं जो कि ट्रेड यूनियंस या मजदूर संगठनों के लिए समझना जरूरी है। एक तो पहला ये बदलाव है कि एम्प्लॉयर्स, मालिक जो हैं लोग, वो
पहले के मुकाबले में ज़्यादा आक्रामक हो गए। वो वर्कर्स की मांगों को जल्दी से मानने को तैयार नहीं है, जैसे मजदूरी बढ़ाना हो, बोनस की बात हो, आदि आदि। दूसरा, उनका जो आक्रामक ये रवैया है, उसका उदाहरण है उनकी ये मांग कि उनको लोगों को रखना और निकालने का अधिकार होना चाहिए, जिसे बोलते हैं हायर एंड फायर का अधिकार। अब इससे क्या होगा कि मजदूरों की छंटनी हो सकती है, मजदूरों को कभी भी निकाल सकते हैं मालिक। तो ये जो स्थिति बदल रही है, उसमें ये जरूरी हो गया है ट्रेड यूनियंस के लिए कि वो अपने वर्कर्स को इन चेंजेस के लिए, ये जो बदलाव आ रहे हैं, इनके लिए तैयार करें। जैसे हो सकता है कि वर्कर्स को अपनी जॉब्स, अपना काम जो है वो चेंज करना पड़े, एक काम को छोड़ करके दूसरा काम लेना पड़े, तो उसकी तैयारी जरूरी है वर्कर्स को। उनकी मानसिकता, उनके एटीट्यूड्स को चेंज करना, उनकी स्किल्स को चेंज करना, उनको नए स्किल्स के लिए तैयार करना, नई ट्रेनिंग उनको देना, ये काम एक तो उनका बढ़ जाता है ट्रेड यूनियंस का। दूसरा जो जरूरी है ऐसी स्थिति में, वो है काम के बारे में सोचना, क्योंकि एम्प्लॉयर्स फ्लेक्सी वर्क की बात कर रहे हैं, यानी ऐसा वर्क जो कि फिक्स नहीं हो, जो कोई मुकर्रर टाइम पर नहीं हो, एक ही जगह पर नहीं हो, अलग अलग जगह में बिखरा हुआ हो, आदि आदि। तो ऐसे के लिए, क्योंकि वर्कर्स तो 8 घंटे के काम में एक जगह बैठ करके करने के आदी हैं, अब उनकी मानसिकता में, उनके सोचने के तरीके में इस चेंज की ज़रूरत है कि वो इन बदलती स्थितियों में अपने आप को बदले। तो ये दूसरा एक काम है जिसमें ट्रेड यूनियंस की या मजदूर संगठनों की भूमिका है कि वो वर्कर्स को इस परिवर्तन के लिए तैयार करें। तीसरी बात जो मुझको लगती है वो ये है कि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर में, सार्वजनिक क्षेत्र में हमारे जो उपक्रम हैं, एंटरप्राइजेज हैं, वो ये ऑफर करते हैं वर्कर्स को, मजदूर संगठनों को कि आप ले लीजिए उद्योग को या एंटरप्राइज को, हम चला नहीं पाते इसको, घाटे में जा रहा है, और घाटे में जा रहा है तो हमको तो बंद करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में वर्कर्स को वो ऑफर कर देते हैं, उनको कहते हैं कि आप इसको ले लीजिए अपने हाथ में, आप चलाइए इसको। अब ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है वर्कर्स के लिए, ट्रेड यूनियंस के लिए, वो उस एंटरप्राइज को अपने हाथ में लेकर के चलाए, उसको मैनेज करे, उसका प्रबंध करे। तब ये तो काम ट्रेड यूनियन से कभी किया नहीं, ये भूमिका बिल्कुल नहीं है। तो उसके लिए ट्रेड यूनियंस को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, और मैनेजर्स बनाने के लिए, वर्कर्स को प्रबंध करने के लिए तैयार करना पड़ेगा। यानी नए प्रकार के मैनेजमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उनको चलाने पड़ेंगे ताकि वर्कर्स अपनी नई भूमिका निभा सके। अब जो परिवर्तन आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि पहले जो भूमिका थी ट्रेड यूनियंस की वो बदल रही है, वो तो है। वर्कर्स के जो हक हैं, काम के, वेजेस के, सिक्योरिटी के, जॉब सिक्योरिटी, काम की सुरक्षा के, काम में जो वेलफेयर की गारंटी है उसके, ये सारे हक जो है रहते हैं वर्कर्स के। और इनके लिए ट्रेड यूनियंस को, मजदूर संगठनों को वर्कर्स की हिफाजत करने के लिए, इन हकों को कायम रखने के लिए संगठन करना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। ये काम तो उनका रहेगा ही। जो नए वर्क है, जो नए प्रकार की भूमिका है, वो एक तरह से अतिरिक्त भूमिका है जिसके लिए ट्रेड यूनियंस को अपने आप को तैयार करना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं कि देश के विकास में मजदूरों की बहुत बड़ी भूमिका है, तो उस भूमिका को निभाने के लिए ट्रेड यूनियंस को ये अपने नए जो उनके ऊपर काम का बोझ पड़ रहा है, उसको उठाने के लिए तैयार होना चाहिए।